दशकों तक आयात पर निर्भर रहने और रक्षा क्षेत्र में तकनीकी रूप से दुनिया के सबसे बड़े रक्षा नवप्रवर्तकों से पीछे रहने के बाद यूरोपीय देशों ने आखिरकार सही निवेश करने और उस तकनीकी अंतर को पाटने का फैसला किया है। इस दिशा में पहला कदम है ड्रोन तकनीकों में निवेश करना। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और यहां तक कि रूस भी विभिन्न ड्रोन प्रणालियों जैसे सहयोगी लड़ाकू विमान, मानव रहित जासूसी हेलीकॉप्टर और लंबे समय तक उड़ान भरने वाले टोही ड्रोन के अनुसंधान और विकास में भारी निवेश कर रहे हैं। यूरोप ने अब तक उस क्षेत्र में मुश्किल से ही कदम रखा है, लेकिन अब वो इसमें पूरी तरह से उतर रहा है। जून 2026 में बर्लिन एयर शो में कई यूरोपीय ड्रोन और एंटी ड्रोन नवाचार दिखाए गए, जिससे स्पष्ट हुआ कि यूरोप अपनी रक्षा जरूरतें खुद संभाल सकता है। अब आज के एपिसोड पर लौटते हैं। IRIS TSLS मार्क 4 डील, जो IRIS-T मिसाइल और इसकी फायर यूनिट बनाने वाली कंपनी है, जिसकी फायर यूनिट जल्द ही आधे यूरोप में इस्तेमाल होने वाली है, ने हाल ही में अपनी नई फायर यूनिट पेश की है, जिसका नाम है IRIS-T SLS मार्क 4, जो नाम में ही काफी लंबा है। IRIS-T मिसाइल इंफ्रारेड इमेजिंग सिस्टम थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल्ड एक शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, जिसे AIM-9 साइड वाइंडर को बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। ये यूरोपीय सहयोग का परिणाम है और अमेरिकी मिसाइलों का प्रभावी व किफायती विकल्प है, जिनमें से हजारों IRIS-T दुनिया भर में इस्तेमाल हो रही हैं। लगभग 25 किलोमीटर या 16 मील की ऑपरेशनल रेंज, मैक 3 की टॉप स्पीड जो आवाज की गति से 3 गुना तेज है और 11.4 किलोग्राम का वारहेड होने के कारण ये एक बेहद शक्तिशाली एयर टू एयर मिसाइल है। और यहीं पर समस्या भी है। इसे लड़ाकू विमानों के लिए बनाया गया था, सतह से लॉन्च मिसाइल के लिए नहीं। लेकिन डसॉल्ट में किसी ने सोचा कि अगर लॉन्च प्लेटफॉर्म हो तो ये ड्रोन के खिलाफ बहुत असरदार एंटी एयर विकल्प बन सकता है। यही से IRIS-T SLS का जन्म हुआ। SLS का मतलब है सरफेस लॉन्च्ड स्टैंडर्ड। इसे IRIS-T SLM से ना मिलाएं, जिसका अर्थ है सरफेस लॉन्च्ड मिसाइल। ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है जो बड़ी मिसाइलें ज्यादा रेंज, ऊंचाई और स्पीड के साथ लॉन्च करता है। SLS सिस्टम जल्द ही यूरोप की कम ऊंचाई वाली एयर डिफेंस का मुख्य हिस्सा बनेगा। जर्मनी और स्वीडन इसे पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं और यूनिट्स का इंतजार है। ये यूक्रेन में सक्रिय रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि ऑस्ट्रिया और नॉर्वे अपनी पहली यूनिट्स का इंतजार कर रहे हैं। कुछ यूरोपीय देशों जैसे बुल्गारिया, एस्टोनिया, डेनमार्क, स्लोवेनिया, लातविया और स्विट्जरलैंड ने इसकी सिस्टर सिस्टम SLM चुनी है। SLS यूरोप में ड्रोन को नजदीक से गिराने का प्रमुख विकल्प है। यह 2020 में स्वीडन में सेवा में आया, जिसकी ऑपरेशनल रेंज 12 किमी और ऊंचाई सीमा 8 किमी है। यानी क्लोज इनको शाब्दिक रूप से समझना चाहिए। ये प्रणाली आमतौर पर पावर प्लांट या हथियार फैक्ट्री के आसपास ड्रोन से सुरक्षा के लिए अंतिम रक्षा के रूप में लगाई जाती है। इस प्रणाली में स्वीडिश साप जिराफ एक एक्स रडार है, जो लॉन्च सिस्टम के नवीनतम संस्करण में भी उपयोग होता है। ये रडार शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस के लिए बना है और 10 से 400 किलोमीटर तक प्रभावी है। मार्क 4 SLS सिस्टम 8 IRIS-T मिसाइलें लॉन्च कर सकता है और इसमें लॉक ऑन के 3 मोड हैं। इसमें लॉक ऑन बिफोर लॉन्च मोड है, जिसमें लक्ष्य ट्रैक होने पर मिसाइल दागी जाती है। हालांकि SLS वास्तव में बिना किसी चीज पर लॉक किए भी मिसाइल लॉन्च कर सकता है। अगर ऑपरेटर मिसाइल की रेंज में लक्ष्य पहचानते हैं लेकिन तुरंत निशाना नहीं लगाना चाहते, तो वे IRIS-T को लॉन्च कर बाद में लक्ष्य डेटा दे सकते हैं। तीसरा विकल्प तभी इस्तेमाल होता है जब रडार न हो। IRIS-T मिसाइल में इंफ्रारेड कैमरा और लेजर रेंज फाइंडर वाला टारगेट डिजिग्नेटर होता है, जिससे क्रू टारगेट डेटा भेज सकते हैं। ये सब कहने के बाद कारण समझना आसान है। IRIS-T मिसाइल परिवार और SLS लॉन्च प्लेटफॉर्म रूसी गेरान 2 जैसे बड़े ड्रोन से क्षेत्र की सुरक्षा के लिए आदर्श हैं, जो ईरानी शाहिद 136 ड्रोन पर आधारित है और यूक्रेन में रूसी सेना द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला प्रमुख बड़े आकार का वन वे अटैक ड्रोन है। नवीनतम SLS सिस्टम मार्क 4, जिसे हाल ही में बर्लिन एयर शो में पेश किया गया था, कुछ बड़े सुधार लेकर आया है। पहला सुधार है चलते चलते मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता, जिससे तेज प्रतिक्रिया मिलती है और अगर सिस्टम या उसकी टीम पर ड्रोन हमला हो तो वे जल्दी निकल सकते हैं। इसके अलावा मूल SLS के विपरीत, जिसमें 2 अलग अलग वाहन होते थे, मार्क 4 में एकीकृत रडार और कमांड सिस्टम है, जिससे यह मूल सिस्टम की तुलना में स्वाभाविक रूप से अधिक मोबाइल हो जाता है।
ये 15 डील के सिसाडा ड्रोन ले जाता है। ये नया छोटा इंटरसेप्टर ड्रोन है जिसे एसएलएस जैसी प्रणालियों की आत्मरक्षा के लिए बनाया गया है। इसे वारहेड के साथ साथ एक नेट लॉन्चर से भी लैस किया जा सकता है जो ड्रोन को मार गिराने के बजाय पकड़कर नीचे लाता है। ये एसएलएस मार्क 4 को यूरोप का सबसे उन्नत शॉर्ट रेंज एंटी एयर सिस्टम बनाता है। लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कौन सा सिस्टम बेहतर है। इससे भी ज्यादा अहम यह है कि इसे मुख्य रूप से ड्रोन का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया था। डीएलएसएलएस को मल्टी लेयर ड्रोन डिफेंस की सबसे पतली परत के रूप में देखते हैं, जिसमें एसएलएम सिस्टम मीडियम रेंज एंटी ड्रोन विकल्प के रूप में और आने वाला एसएलएक्स लॉन्ग रेंज एंटी ड्रोन सिस्टम के रूप में शामिल है। ये विचार यूक्रेन के हालिया अनुभव से आया है, जिसने साबित किया कि ड्रोन भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान के हथियार हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जर्मनी एक बिल्कुल नया एंटी ड्रोन डिजाइन कर रहा है। आइरिस-टी एक प्रभावी एयर टू एयर मिसाइल है, लेकिन इसकी रेंज 25 किलोमीटर तक सीमित है। रूस ने गेरन 2 ड्रोन पर कैमरे, संचार उपकरण और एयर टू एयर मिसाइलें लगाईं। इसे देखकर जर्मनी में किसी को विचार आया कि आइरिस-टी मिसाइल को ड्रोन से जोड़कर लक्ष्य तक पहुंचाया जाए। इसी से कोबरा 600 बना। पोलारिस द्वारा डिजाइन किया गया, जो कि एक जर्मन स्टार्टअप है और सैन्य विमानन में विशेषज्ञता रखता है। इस ड्रोन का एकमात्र उद्देश्य है आइरिस-टी मिसाइल के साथ उड़ान भरना, किसी क्षेत्र में मंडराना जब तक कि मिसाइल लॉन्च न हो जाए और फिर वापस लौटाना। कोबरा को एसएलएस या एसएलएम सिस्टम से जुड़े रहना होता है और वो उसके लॉन्चिंग एक्सटेंशन की तरह काम करता है। कोबरा 600 का डिजाइन वास्तव में जारोन 2 से काफी मिलता जुलता है। 19.6 फीट या 600 सेंटीमीटर लंबा ड्रोन, जिसका नाम उसकी लंबाई पर रखा गया, डेल्टा विंग फॉर्मेशन के साथ ईंधन बचत के लिए डिजाइन हुआ था। वर्टिकल स्टेबलाइजर पंखों के सिरों से निकलते हैं और इसमें फाइटर जेट जैसा रिट्रैक्टेबल लैंडिंग गियर भी है, क्योंकि ये वन वे अटैक ड्रोन नहीं है। इसके हल्के वजन और आकार के कारण इसे हाईवे या लंबे खुले रास्ते से भी लॉन्च किया जा सकता है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कोबरा 600 को 4 टर्बोजेट इंजनों से पावर दी जाएगी। बर्लिन एयर शो में दिखाए जेट कैट P1000 प्रो माइक्रो टर्बोजेट इंजन कोबरा को करीब 250 पाउंड थ्रस्ट देते हैं। मुख्य बात यह है कि फ्यूजलाज और propulsion को आइरिस-टी मिसाइल के अनुसार डिजाइन किया गया। कोबरा का एकमात्र उद्देश्य मिसाइल को ले जाना और उसकी प्रभावी रेंज को बढ़ाना है। यह नाटो के लिए वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके पास पहले से ही यूरोप भर के विभिन्न शस्त्रागारों में इन मिसाइलों की हजारों यूनिट्स मौजूद हैं। और चूंकि कोबरा 600 उनकी रेंज को 25 किलोमीटर से सैकड़ों किलोमीटर तक बढ़ा देता है, इसलिए इन मिसाइलों की व्यवहारिक उपयोगिता काफी बढ़ जाती है। कोबरा की कॉम्बैट रेंज करीब 250 मील होगी और इसमें एसएलएस व एसएलएम प्लेटफॉर्म्स को लंबी दूरी की एंटी ड्रोन प्लेटफॉर्म्स में बदलने की क्षमता भी है। याद रखिए, एसएलएस और एसएलएम के रडार सैकड़ों किलोमीटर दूर खतरों का पता लगा सकते हैं, लेकिन मिसाइल इतनी दूर नहीं जा सकती। लेकिन जैसे ही कोबरा को पेश किया जाएगा, ये सब बदल जाएगा। इसमें कुछ शर्तें हैं। ये रेंज ऑपरेटरों की प्रतिक्रिया या उड़ान परिस्थितियों को नहीं देखती। कोबरा यूरोप की एंटी ड्रोन क्षमताओं के लिए शानदार है, क्योंकि ये लंबे समय तक मंडरा सकता है। कोबरा 600 को उस क्षेत्र में हवाई गश्त के लिए भेजा जा सकता है जहां दुश्मन ड्रोन दिख सकते हैं। ड्रोन एसएलएस या एसएलएम रडार पर आते ही ऑपरेटर कोबरा को कार्रवाई के लिए निर्देश देंगे। कोबरा की सबसे बड़ी कमियां, कम से कम अब तक, इसके ऑनबोर्ड सेंसर की कमी और यह तथ्य है कि यह केवल एक ही आइरिस-टी मिसाइल ले जा सकता है। कोबरा अपने दम पर किसी लक्ष्य का पता नहीं लगा सकता और ना ही उसे ट्रैक कर सकता है। इसे केवल एसएलएस या एसएलएम प्लेटफॉर्म के क्रू द्वारा ही संचालित किया जा सकता है और एक बार जब यह फायर कर देता है तो इसे बेस पर वापस लौटना पड़ता है। हालांकि यह एक महंगे समस्या का सस्ता समाधान है, जिसमें किसी असली पायलट को अपनी जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं होती और यूरोपीय सेनाएं इसमें निश्चित रूप से रुचि लेंगी। रूस यूक्रेन युद्ध की तीव्रता और पूर्वी यूरोपीय मोर्चे पर ड्रोन तकनीक के तेजी से विकास ने बाकी यूरोप को चेतावनी दी है, जिसने अब तक अपनी ड्रोन और एंटी ड्रोन तकनीकों की काफी हद तक अनदेखी की थी। कोबरा 600 कई समाधानों में से एक है जो सभी मानकों पर खरा उतरता है और अब तक के परीक्षणों में प्रभावी रहा है। इसे एक बहुस्तरीय एंटी एयर डिफेंस फ्रेमवर्क में इस्तेमाल किया जा सकता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल और जिन ड्रोन को गिराना है उनसे भी सस्ता है। ये वो बात है जिसके बारे में हमने अपने फ्लेमिंगो वीडियो में विस्तार से चर्चा की थी। लेकिन ड्रोन युद्ध जीतने के लिए
जिन ड्रोन का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, दुश्मन के ड्रोन गिराने के लिए उनका निर्माण दुश्मन के ड्रोन से सस्ता होना चाहिए। कोबरा यही काम बहुत अच्छे से करता है और आगे चलकर यह आइरिस-टी मिसाइल के छोटे, सस्ते विकल्प के रूप में आ सकता है, क्योंकि खुद मिसाइल ड्रोन से महंगी होगी। यह मुख्य रूप से यूरोप में बड़े भंडार के कारण प्रमुख है। क्योंकि आइरिस-टी सस्ते ड्रोन के मुकाबले बहुत ही अलाभकारी विकल्प है, इसलिए संभव है कि हम इसे सिर्फ कोबरा 600 द्वारा ही लॉन्च होते देखें। जब किसी उच्च स्तरीय खतरे का सामना करना पड़ता है, जैसे कि कोई क्रूज मिसाइल महत्वपूर्ण ढांचे की ओर बढ़ रही हो या कोई क्लोज एयर सपोर्ट विमान मोर्चे तक पहुंच रहा हो, तो ऐसे हालात में तुरंत हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। लागत की परवाह किए बिना सस्ते खतरों का मुकाबला सस्ते उपायों से हो सकता है। कोबरा 600 यूरोप में उभरता एकमात्र कॉम्बैट ड्रोन नहीं है। संभावना है कि यूरो ड्रोन कई साल इंतजार के बाद 2027 में पेश होगा। यूरो ड्रोन एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है, जिसे यूरोपीय रक्षा हलकों में लंबे इंतजार के कारण मजाक माना जाता है। यूरोप की अन्य संयुक्त रक्षा परियोजनाओं की तरह इसका अंत भी दो ही तरह से हो सकता है। या तो यह परियोजना अधूरी रह जाएगी और कभी उत्पादन चरण तक नहीं पहुंचेगी, या फिर दूसरी ओर इसे उत्पादन में आने में अनंत समय लग जाएगा। यूरो ड्रोन दोनों ही मामलों का एक संभावित उदाहरण है, और वो भी बेहद हैरान करने वाला। इस परियोजना की शुरुआत 2015 में हुई थी। इसे परिभाषित करने और प्रारंभिक डिजाइन के लिए लंबा अध्ययन हुआ। फिर एयरबस, डसॉल्ट एविएशन और लियोनार्डो जैसे ठेकेदारों को प्रस्ताव भेजे गए, लेकिन अनुबंध 2021 तक नहीं साइन हुए। संयुक्त आयुध सहयोग संगठन, जो यूरोपीय बहुसरकारी निकाय है और संयुक्त परियोजनाओं की देखरेख और प्रबंधन करता है, उसे बिंदु ए से आगे बढ़ने में 6 साल लग गए। यूरोपीय सेनाओं को अमेरिकी MQ-9 रीपर और इजरायली हेरॉन पर निर्भरता कम करने के लिए घरेलू मध्यम ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ने वाले UAV की जरूरत महसूस हुई। बिंदु बी यानी ठेकेदारों के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करना। यही वजह है कि महत्वाकांक्षी यूरोपीय परियोजनाएं रक्षा उद्योग में मजाक बन जाती हैं। जरूरत की कमी और ढीले रवैये के कारण उत्पाद तकनीकी रूप से हमेशा कम से कम आधे दशक पुराना हो जाता है। अब यूरोड्रोन सच में आ गया है और 2027 में पहली उड़ान भरेगा। इसलिए अब देखना है कि इंतजार करना सही था या नहीं। ये ड्रोन इटली, स्पेन, फ्रांस और जर्मनी की वायुसेनाओं के लिए मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस भूमिका निभाएगा, जो 3 से 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर कई दिन उड़ सकेगा। यूरो ड्रोन का मकसद निगरानी, खुफिया और टोही देना है। साथ ही यह जमीन पर सैनिकों को निर्देशित हथियारों से मदद कर सकता है। ये जनरल एटॉमिक्स MQ, एक प्रीडेटर या उसके उत्तराधिकारी MQ-9 रीपर की एक स्पष्ट नकल है। ये दोनों UAV लंबी उड़ान, टोही और जमीनी समर्थन के लिए हैं, और रीपर लगभग पूरे नेटो में इस्तेमाल होता है। रीपर की तरह यूरो ड्रोन भी 2 पुशर प्रोपेलर इंजन का उपयोग करेगा। 13 टन के ड्रोन के लिए 2 इंजन ज्यादा हो सकते हैं, खासकर जब आप समझते हैं कि यह जनरल इलेक्ट्रिक कैटलिस्ट इंजन है, जिसकी अधिकतम पावर 1600 हॉर्स पावर है, और यूरो ड्रोन में ऐसे 2 इंजन हैं। रीपर का वजन 4.76 टन है। इसमें 900 हॉर्स पावर का हनीवेल इंजन है, और ये आमतौर पर बिना समस्या के चलता है। जर्मनी ने दोहरे इंजन पर इसलिए जोर दिया क्योंकि यूरो ड्रोन को शहरी क्षेत्रों में चलाना पड़ सकता है और एक इंजन फेल होने पर दूसरा काम आए। ये ड्रोन, जिसका वजन 5 BMW X7 कारों से भी ज्यादा है, जिसमें 400-500 पाउंड के बमों का वजन भी शामिल है, नीचे के रिहायशी इलाके पर गिर जाएगा। जर्मनी की सोच समझदारी थी, लेकिन इससे ड्रोन का उत्पादन देर से हुआ और वजन बढ़ गया, जिससे जर्मनों और फ्रांसीसियों में झगड़ा हुआ। हम जानते हैं कि ये दोनों देश ऐतिहासिक रूप से बेहद दोस्ताना हैं। फ्रांस को ड्यूल इंजन पसंद नहीं आया, क्योंकि उसने इसे शहरी इलाकों में इस्तेमाल का इरादा नहीं रखा था। इसमें आकार और वजन भी बढ़ाना पड़ा, जो बम और मिसाइल लगाने से पहले ही 11 टन तक पहुंच गया। तुलना के लिए रीपर ड्रोन का वजन सिर्फ 2.2 टन है, यानी 5 गुना कम। इसके भारी वजन और आकार के कारण परियोजना के पर्यवेक्षक क्रिश्चियन कैम्बॉन ने इसे मोटापे से ग्रस्त ड्रोन कहा। इसका ड्रोन के उत्पादन शेड्यूल पर भी बुरा असर पड़ा। सहनशक्ति, रेंज और गति। आप सोच रहे होंगे, जब दोनों देशों की मांगें अलग थीं, तो फ्रांस और जर्मनी ने मिलकर ड्रोन क्यों बनाया, अलग अलग क्यों नहीं? लेकिन यूरोप में हम चीजें ऐसे नहीं करते।
अगर हमें किसी संयुक्त रक्षा परियोजना को एक दशक तक टालना पड़े और आधे महाद्वीप के साथ राजनयिक संबंध पूरी तरह से बर्बाद करने पड़े, तो भी हम सिर्फ इसलिए ये करेंगे कि कह सकें हमने साथ किया, भले ही अंत में अधूरा उत्पाद मिले। हाँ, इसमें एक सकारात्मक बात है। 2 इंजन होने से यूरोड्रोन अधिक विश्वसनीय और बेहतर प्रदर्शन वाला हो गया, क्योंकि एक इंजन फेल होने पर भी ये काम करता है। दोनों इंजन ड्रोन को 40 घंटे तक हवा में रख सकते हैं, जो रीपर से 13 घंटे अधिक है, और वो भी तेज रफ्तार पर। यूरोड्रोन को 500 पाउंड या 227 किलोग्राम की GBU-49 एनहांस्ड पेववे 2 बम से लैस किया जाएगा, जो एक GPS और लेजर गाइडेड बम है और लगभग किसी भी चीज को उड़ा सकता है, खासकर टैंक और किलेबंद ढांचों को। ये ब्रिमस्टोन और एकॉन MP एयर टू सरफेस मिसाइल ले जाएगा, जो रॉयल एयरफोर्स और लुफ्टवाफे की पसंदीदा है। फ्रांसीसी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को यूरोड्रोन के लिए एयर टू सरफेस एंटी टैंक मिसाइल बनाया जाएगा। यूरोड्रोन को बहुत ज्यादा हॉर्स पावर या कहे पेगासस पावर से लैस करने का एक और फायदा यह है कि ये अपने बोर्ड पर पूरा 1 टन हथियार ले जा सकता है। आंतरिक झगड़ों और मतभेदों के बावजूद यूरोड्रोन फिर भी उड़ान भरेगा। इसकी पहली परीक्षण उड़ान 2027 के लिए निर्धारित है, और जैसे ही इसका पूरा उत्पादन शुरू होगा, इसे फ्रांस, स्पेन, जर्मनी और इटली द्वारा अपनाया जाएगा, जबकि जापान और भारत इस परियोजना में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल होंगे, जिससे यह संकेत मिलता है कि उन्हें यूरोड्रोन में कम से कम कुछ रुचि है। यह योजना हाल तक थी। रिकॉर्डिंग से कुछ महीने पहले सभी प्रमुख समाचार एजेंसियों ने बताया कि फ्रांस सस्ते ड्रोन के चलते परियोजना से बाहर हो रहा है। फ्रांसीसी बस यूरोड्रोन की ऊंची कीमत को सही नहीं ठहरा सके, जो जर्मनों की हर युद्ध परिदृश्य के लिए पूरी तैयारी की जिद के कारण महंगा हुआ। इस साल राष्ट्रीय सुरक्षा दस्तावेज में इस परियोजना और रक्षा फंडिंग के लिए फंडिंग नहीं जोड़ी गई। हालांकि इस परियोजना की ताजा जानकारी एयरबस के एयर पावर प्रमुख जीन बप्तिस्ते डुमोंट से मिली है, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही कहा था कि फ्रांस अभी भी इस कार्यक्रम के लिए प्रतिबद्ध है। और उन्होंने ये भी जोड़ा कि फ्रांसीसी अधिकारियों ने खासतौर पर उनसे ये कहने के लिए कहा था। वह जोर देकर कहते हैं कि चारों देश जिन्होंने शुरू में हस्ताक्षर किए थे, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और इटली, वे सभी अभी भी यूरोड्रोन परियोजना का हिस्सा हैं। डुमोंट ने कहा, स्थिति साफ नहीं है। फ्रांस बाद में भी यूरोड्रोन ऑर्डर कर सकता है। इस साल फंडिंग न मिलने का मतलब ये नहीं कि परियोजना आगे नहीं बढ़ रही। तो क्या यूरोड्रोन एक संयुक्त यूरोपीय परियोजना है जो विफल हो जाएगी, या यह सिर्फ देर से आएगी? सच कहे तो हमें नहीं पता। संकेत हैं कि फ्रांस शायद संसाधन वापस ले रहा है, लेकिन यह परियोजना सेलिन डियोन के दिल की तरह चलती रहेगी। अगर फ्रांस अनिच्छा से इस परियोजना में शामिल रहता है, तो हैरानी नहीं होगी। दोनों देशों के मतभेदों के बावजूद उनका एक ही लक्ष्य है, संप्रभु ड्रोन बनाना, ताकि अमेरिकी प्रणालियों पर निर्भरता खत्म हो। यूरोड्रोन की कहानी जैसे भी खत्म हो, ये यूरोपीय ड्रोन निवेशों के अंत से अभी भी काफी दूर है। यूक्रेन एक साथ ही एक बिल्कुल अलग क्षेत्र में, यानी ग्राउंड ड्रोन में अपने दम पर बड़ी प्रगति कर रहा है। इस साल देश का लक्ष्य कम से कम 50,000 वाहन बनाना है, जो 2025 के मुकाबले दोगुना है। ब्रेव वन ड्रोन कंपनी के CEO आंद्री हृत्सिन्युक के अनुसार फ्रंटलाइन पर करीब 99% ड्रोन यूक्रेनी हैं। देश में लगभग 280 कंपनियां बिना चालक के जमीनी वाहन बना रही हैं, जो आपूर्ति, घायल सैनिकों को बचाने और रूसी ड्रोन गिराने में इस्तेमाल होते हैं। 2025 की गर्मियों में एक अभियान के दौरान एक UGV स्ट्राइक यूनिट ने वास्तव में रूसी सैनिकों के एक समूह को पकड़ लिया और उन्हें यूक्रेनी मोर्चे तक ले आई, जो इस युद्ध में पहली बार हुआ। इन UGV का बड़ा मिशन पैमाना इतने बड़े उत्पादन को सही ठहराता है। मार्च 2026 में 9,000 मिशन हुए। अप्रैल में यह संख्या 10,000 पार कर गई। UGV अलग अलग डिजाइन में होते हैं, कुछ बिना चालक के आपूर्ति पहुंचाते हैं और कुछ छोटे कैलिबर के होते हैं। इनका इस्तेमाल छोटे ड्रोन गिराने में होता है, जबकि 12.7 मिमी गन वाले UGV बड़े ड्रोन और छोटे विमान भी गिरा सकते हैं। अब यूक्रेन के पास पूरी तरह सक्षम और आत्मनिर्भर ड्रोन उत्पादन नेटवर्क है, जो यूरोप की ड्रोन उत्पादन क्षमताओं के विस्तार में एक और अहम छलांग है। यूरोप में ड्रोन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि एयरबस ने बर्लिन में आने वाले ड्रोन की पूरी श्रृंखला पेश की है। रेवन स्टॉर्म। एयरबस ने बर्लिन एयर शो में अपने सभी ड्रोन डिजाइन दिखाए, जिनमें रेवन स्टॉर्म सबसे प्रमुख डिजाइनों में से एक है। संभव है कि रेवन स्टॉर्म को रद्द किए गए
संयुक्त नेक्स्ट जेन फाइटर प्रोग्राम, जिसे फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम कहा जाता है, के लिए लॉयल विंगमैन ड्रोन में से एक होना था, जो कि आप शायद अंदाजा लगा सकते हैं, जर्मन और फ्रेंच किसी बात पर सहमत नहीं हो पाए, हमेशा की तरह। इस ड्रोन की लंबाई 43 फीट 13.1 मीटर और विंग स्पैन 33 फीट 10 मीटर है। इसका आकार, शेप और स्वेप्ट विंग कॉन्फ़िगरेशन खासियत है। ये जनरल एटॉमिक्स डार्क मर्लिन यूसीएवी की याद दिलाता है, जो बेहद गुप्त और लंबे समय से विकसित हो रहा ड्रोन है। रेवनस्टॉर्म के ऊपर की तरफ एक बड़ा एयर इनलेट है और उस इनलेट का आकार साफ तौर पर दिखाता है कि ये ड्रोन किस मकसद के लिए डिजाइन किया गया है। स्टेल्थ रडार ऊर्जा एयर इनलेट की गहराई तक, साथ ही एग्जॉस्ट में भी पहुंच जाती है और ये इंजन के हिस्सों से टकराकर वापस रडार की ओर लौट आती है। ये पकड़ में आने का आसान तरीका है, इसलिए नए स्टेल्थ विमानों के एयर इनलेट्स F-22, F-35 और J-20 जैसे डिजाइन्स सभी एक जैसी आकृति के हैं और सभी कोणीय हैं। जितनी सतह कम सपाट और ज्यादा कोणीय होती है, रडार सिग्नल से पोजीशन पता चलने की संभावना उतनी ही घट जाती है। रडार अवशोषित मटेरियल से स्टेल्थ बढ़ती है, लेकिन रेवनस्टॉर्म रैंड का उपयोग करता है या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है। एयरबस के अनुसार रेवनस्टॉर्म का अधिकतम टेक ऑफ वजन 6 टन है। इसमें 500 किलो की इंटरनल पेलोड क्षमता और बाहरी हार्ड पॉइंट्स भी हैं। ये प्रिसीजन गाइडेड गोला बारूद, एयर टू सरफेस और एयर टू एयर मिसाइलें ले जाएगा, जिनमें मीडियम और लॉन्ग रेंज की क्षमता होगी। वह इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए भी लैस होगा। बर्लिन एयर शो में मॉकअप पर दिखाए गए विशेष मिसाइलें मिटियोर एयर टू एयर और स्पीयर एयर टू सरफेस मिसाइलें हैं। दोनों ही MBDA द्वारा विकसित और निर्मित की गई हैं। रेवनस्टॉर्म की स्पीड और एंड्योरेंस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन एयरबस का इरादा है कि ये यूरोफाइटर टाइफून EK का विंगमैन बने, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बैट वेरिएंट है जिसे जर्मनी द्वारा विकसित किया जा रहा है और जल्द ही लुफ्टवाफ्फे की फोर्स में शामिल होने की उम्मीद है। इसकी खासियत है कि रेवनस्टॉर्म एक घरेलू और संप्रभु विकल्प है, जैसे यूरो ड्रोन, जो आयात के मुकाबले बेहतर है। जर्मनी शायद क्रेटोस वैल्किरी का वेरिएंट घरेलू रूप से लाइसेंस लेकर बनाएगा, लेकिन ये अंतरराष्ट्रीय हथियार संधियों के अधीन रहेगा। अगर एयरबस रेवनस्टॉर्म जैसा समकक्ष विकसित करे, तो यूरोपीय देशों को विदेशी निर्यातों पर निर्भरता नहीं रहेगी। ये कहानी वास्तव में एयरबस के नए स्वायत्त हेलीकॉप्टर UU-145 स्वायत्त हेलीकॉप्टर के समान है। कुछ महीने पहले हमने यूहॉक पर एक वीडियो डाला था, जो लॉकहीड मार्टिन का नया स्वायत्त हेलीकॉप्टर है। अगर आप हर छोटी छोटी जानकारी जानना चाहते हैं तो एक बार देख लें, लेकिन संक्षेप में कहें तो यह हेलीकॉप्टर अपनी खुद की रूट योजना बना सकता है। इसे सक्रिय संचालन की आवश्यकता नहीं है और इसका मुख्य उपयोग सामान पहुंचाने के लिए किया जाएगा। एयरबस ने इसे देखा और लॉकहीड मार्टिन का होमवर्क कॉपी करने का फैसला किया। इसलिए उन्होंने MQ-72C लाकोटा कनेक्टर बनाया, जो एयरबस HH-145 का स्वायत्त संस्करण है, जिसका इस्तेमाल संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जाता है। हालांकि इसका विस्तार UU-145 के रूप में आ रहा है। HH-145 एक हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म है जिसने दुनिया भर में नागरिक और सैन्य क्षेत्रों में खुद को साबित किया है। यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के रूप में इसका इस्तेमाल कई कार्यों में होता है, जैसे प्रसिद्ध ह्यूई। UU-145 मुख्य रूप से उच्च मात्रा का कार्गो सप्लाई हेलीकॉप्टर होगा। इसकी पेलोड क्षमता 2600 पाउंड या 1180 किलोग्राम होगी, जो पहली नजर में लाकोटा कनेक्टर के 4000 पाउंड से कम है। यह भी बताना जरूरी है कि लाकोटा कनेक्टर स्लिंग से सामान ले जाएगा। अगर यही क्षमता यूरोपीय स्वायत्त हेलीकॉप्टर में आए तो वह भी उतना भार उठा सकेगा। एयरबस UU-45 को सिर्फ सप्लाई हेलीकॉप्टर न मानकर दुनिया भर की सेनाओं को सशस्त्र स्काउट और निगरानी हेलीकॉप्टर के रूप में पेश कर रहा है। प्लेटफॉर्म की अनुकूलता और इन भूमिकाओं को देखते हुए एक स्वायत्त UU-45 बनाना आसान होगा। यूहॉक की तरह वे हेलीकॉप्टर से ड्रोन ले जाकर युद्ध क्षेत्र के पास लॉन्च कर सकते हैं और वहीं से नियंत्रित कर सकते हैं। स्वायत्त मार्ग योजना भी दोनों में समान है। UU-145 को एक उच्च स्तरीय सेंसरी सूट और एक AI मॉड्यूल से लैस किया जाएगा, जो स्वतंत्र रूप से एक पूर्व निर्धारित मार्ग पर नेविगेट करेगा, जिसे या तो ऑपरेटर द्वारा या फिर सॉफ्टवेयर खुद तय कर सकता है। कार्गो स्पेस बढ़ाने के लिए हेलीकॉप्टर का कॉकपिट हटाया जाएगा। क्लैमशेल नोज डोर, लोडिंग प्लेटफॉर्म और अलग कार्गो डोर भी जोड़े जाएंगे। डिजाइन अभी शुरुआती दौर में है,
लेकिन एयरबस को लगता है कि HH-145 से UU-145 में बदलाव बड़ी चुनौती नहीं है। पहली परीक्षण उड़ान, जिसमें पायलट स्टैंड बाय रहेगा, 2026 के अंत तक अपेक्षित है। और आपने अब तक एक ट्रेंड जरूर नोटिस किया होगा, ये सभी ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम या तो ऐसी चीजें हैं जिन्हें अब तक यूरोपीय देशों ने अमेरिका से खरीदा है, जिनका घरेलू उत्पादन नहीं था, या फिर ऐसी चीजें हैं जिनकी शुरुआत अमेरिका में हुई थी और अब यूरोप उन्हें अपने यहां चाहता है। इसका मतलब है कि यूरोपीय संघ, जबकि वह अभी भी अमेरिका के साथ दोस्ताना संबंध बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, दुनिया के सबसे बड़े रक्षा निर्माता से सब कुछ खरीदने से साफ तौर पर दूर हट रहा है और घरेलू उत्पादन में बड़े पैमाने पर निवेश करना शुरू कर रहा है। ये बात आंकड़ों से भी साबित होती है। यूरोपीय संघ के अनुसार सदस्य देशों का रक्षा खर्च 10 साल से ज्यादा समय से लगातार बढ़ रहा है। 2025 में रक्षा खर्च 2024 की तुलना में 11% अधिक था और 2020 की तुलना में यह उल्लेखनीय रूप से 63% ज्यादा था। इस निवेश के पीछे दो मुख्य कारण हैं। सबसे महत्वपूर्ण कारण रूस का यूक्रेन पर आक्रमण है, जिसने बाकी यूरोप को यह याद दिलाया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जिन शांतिपूर्ण समयों के हम आदी हो गए थे, उन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। दूसरा कारण अमेरिका यूरोप के रिश्ते हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद बिगड़ने लगे। अमेरिका के 45वें और 47वें राष्ट्रपति ने स्पष्ट किया कि यूरोप अब अनुकूल निर्यात समझौतों या रक्षा क्षेत्र में बिना शर्त समर्थन के लिए अमेरिका पर निर्भर नहीं रह सकता। रूस के मंडराते खतरे और यूरोप के सबसे मजबूत सहयोगी के मुंह मोड़ लेने की आशंका के बीच राष्ट्रपति मैक्रों के नेतृत्व में यूरोपीय नेताओं ने रक्षा उद्योग को पुनर्जीवित करने का फैसला किया। जिन परियोजनाओं को पहले रद्द कर दिया गया था या ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था, उन्हें फिर से शुरू किया गया। जो परियोजनाएं धीमी गति से चल रही थीं, उन्हें तेज किया गया और जो परियोजनाएं अब महत्वपूर्ण मानी गईं, उन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। रक्षा निर्माण में यूरोप हथियारों की गुणवत्ता और संख्या में अमेरिका और चीन से पीछे है, इसलिए सभी को मिलकर काम करना पड़ रहा है। इसी वजह से यूरोपीय ड्रोन तकनीक में भारी निवेश हो रहा है। ये सब कहते हुए यह संभावना है कि आने वाले वर्षों में हम यूरोपीय सेनाओं को घरेलू रूप से निर्मित हथियारों के साथ मैदान में उतरते हुए देखेंगे, जो कई देशों की संयुक्त परियोजनाओं का परिणाम होगा, क्योंकि कोई भी यूरोपीय देश वास्तव में कभी अकेला नहीं होता। देखने के लिए धन्यवाद।